Hello dear student, this is Anleep Zahra. Welcome back to my channel. In today's class, I'll be discussing with you the methods of economic analysis. और इसमें हम deductive and inductive method के बारे में बात करेंगे. तो let's discuss the class. देखिए, हम जब भी कोई सब्जेक्ट या डिसिप्लिन स्टडी करते हैं तो हमें कुछ थ्योरी इस्टेब्लिश करनी पड़ती है, कुछ लॉज या प्रिंसिपल इस्टेब्लिश करने पड़ते हैं, कंस्ट्रक्ट करने पड़ते हैं. तो उन लॉज या प्रिंसिपल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए या तो उस थ्योरी को डिराइव करने के लिए इकोनॉमी में जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनको हम एनालाइज करते हैं, उनकी एनालिसिस करते हैं. तो इकोनॉमिक एनालिसिस इज यूज्ड टू डिराइव जनरलाइजेशन और लॉ और थ्योरी. तो इकोनॉमिक एनालिसिस हम क्यों करते हैं? किसी भी जनरलाइजेशन या लॉ को या थ्योरी को डिराइव करने के लिए हम इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं. तो इस इकोनॉमिक को एनालिसिस करने के लिए हम कुछ मेथड्स यूज करते हैं. तो द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस आर डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड. तो लेट्स डिस्कस द डिडक्टिव मेथड. In deductive method we move from general to particular. Deductive method में हम जनरल लेवल से पर्टिकुलर लेवल की तरफ मूव करते हैं. मेथड में एक जनरल लॉ होता है, एक थ्योरी होता है. उस थ्योरी को हम धीरे धीरे पर्टिकुलर लेवल पे ले जा करके जब हम वेरीफाई करते हैं तो ये क्या होता है? ये डिडक्टिव मेथड होता है. So in deductive method, we have general information about something, and from this general information, we come to particular situation. Deductive method में हमारे पास एक general information होता है, एक general law होता है, और उस general information, उस general law से हम किसी particular situation तक पहुंचते हैं. In this method, inferences are drawn from general cases to establish particular cases. तो डिडक्टिव मेथड में इन्फ्रेंसेस या एग्जाम्पल्स जो हैं वो जनरल लॉ से लिए जाते हैं और उन एग्जाम्पल को यूज करके हम पर्टिकुलर केसेस को सॉल्व करते हैं, राइट? तो ये होता है डिडक्टिव मेथड. तो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. टेक फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ डिमांड. यू मस्ट हैव स्टडीड लॉ ऑफ डिमांड. आप सबने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा होगा. तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है? Law of demand is the fundamental principle of economics, which states that at higher prices, consumer will demand lower quantity of a good. प्राइस के बढ़ने पर किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी. जैसे प्राइस बढ़ेगा, लोग उस कमोडिटी की लोअर क्वांटिटी को डिमांड करना स्टार्ट करेंगे. तो ये क्या है? ये एक जनरल लॉ है. ये लॉ जो है, लॉ ऑफ डिमांड जो है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ है. इस लॉ को हम यूज करके किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर फर्म, कंपनी या इंडिविजुअल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. तो सपोज देयर इज अ मोबाइल फोन कंपनी एंड इट डिसाइड्स टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट. एक मोबाइल फोन कंपनी है और वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज करना चाहती है. तो इस लॉ के बेसिस पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं, इस लॉ के बेसिस पे हम इस कंपनी के डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं कि इफ दिस कंपनी विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट इट माइट लूज सम ऑफ इट्स कस्टमर. जब अगर ये कंपनी अपने प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज करेगी तो इसके कुछ कस्टमर को ये लूज कर सकती है, इसके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो सकती है. तो ये क्या है? ये जनरल लॉ से हमने क्या किया? एक पर्टिकुलर कंपनी की प्रॉब्लम को एनालाइज किया. हमने इकोनॉमिक एनालिसिस किया यहाँ पर बाय यूजिंग द डिडक्टिव मेथड. डिडक्टिव मेथड को यूज करके हमने जो कंपनी का वेरिएबल है उसको हमने एनालाइज किया और उसके बेसिस पर हम कंपनी के डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर पाए और हम कंपनी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए कि अगर वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज करेगी तो उसके प्रोडक्ट की डिमांड क्या है? वो कम हो सकती है. तो ये क्या है? डिडक्टिव मेथड है. नेक्स्ट वी विल स्टडी कि स्टेप्स इन्वॉल्व इन द डिडक्टिव मेथड. डिडक्टिव मेथड जब हम यूज करते हैं तो उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं. नंबर वन इज परसेप्शन ऑफ द प्रॉब्लम टू बी इंक्वायर्ड इनटू. सबसे पहले तो हमें प्रॉब्लम पता होना चाहिए. पहले हम प्रॉब्लम को सिलेक्ट करेंगे और वो प्रॉब्लम जो है क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए. डिफाइनिंग द टेक्निकल टर्म्स एंड मेकिंग अप्रोप्रिएट अजम्पशंस. फिर हम उसमें जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं उसको हम डिफाइन करेंगे और उसके बाद अप्रोप्रिएट या सही अजम्पशंस फ्रेम करेंगे. ठीक है, जैसे हमने मार्शल की, एल्फ्रेड मार्शल की हमने कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ी. तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ टर्म्स हैं जैसे कि टोटल यूटिलिटी या मार्जिनल यूटिलिटी. तो पहले उन टर्म्स को डिफाइन किया गया है, उसके बाद ये लॉ या थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया है, राइट? तो डिड्यूसिंग द हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशंस. और जो हमने फिर अजम्पशंस फ्रेम किए उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे? हाइपोथेसिस को फ्रेम करेंगे, राइट? नेक्स्ट, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस.
इसके बाद हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। तो बिफोर एस्टैब्लिशिंग लॉ और जनरलाइजेशन, हाइपोथेसिस शुड बी वेरीफाइड विद रियल वर्ल्ड डेटा बाय स्टैटिस्टिकल मेथड्स। इससे पहले कि हम लॉ या थ्योरी या जनरलाइजेशन को एस्टैब्लिश करें, हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस को जो रियल वर्ल्ड के डेटा से जो हमने हाइपोथेसिस फ्रेम किया है, जैसे कि हमने ये हाइपोथेसिस बनाया कि प्राइस के इंक्रीज होने से किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी, तो इस हाइपोथेसिस को हम रियल वर्ल्ड के डेटा से क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स। जो भी स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई होंगे उसके लिए वो हम टूल्स यूज करके हम अपने हाइपोथेसिस को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे रियल वर्ल्ड के डेटा पे। In this, if hypothesis gets verified, we get general economic principles और law। और जब हमारा hypothesis verify हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, तो उसके बाद हमें क्या, जनरल लॉ या थ्योरी हमें मिलेगी। तो ये है डिडक्टिव मेथड। इसके स्टेप्स क्या थे, पहले तो हमारे पास एक प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्लियरली स्टेटेड प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके जो टेक्निकल टर्म्स हैं हमने उसको डिफाइन किया, कुछ अजम्पशंस बनाए, फिर अपने हाइपोथेसिस फ्रेम किए, और हाइपोथेसिस को हमने क्या किया, टेस्ट किया रियल वर्ल्ड के डेटा पे। और अगर हमारा हाइपोथेसिस वेरीफाई हो जाता है तब हम एक थ्योरी को डिराइव कर पाते हैं। तो ये है डिडक्टिव मेथड, जिसमें कि हम एक जनरल लेवल से पर्टिकुलर लेवल पे आ रहे हैं, ठीक है। एक जनरल लॉ है, उसको यूज करके हमने, जैसे कि हमने एक पर्टिकुलर कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व की, तो एक जनरल लेवल से हम स्पेसिफिक या इंडिविजुअल प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाए। ये डिडक्टिव मेथड है। नेक्स्ट आता है हमारा इंडक्टिव मेथड। देखिए, इंडक्टिव मेथड इज जस्ट अपोजिट ऑफ द डिडक्टिव मेथड। The inductive method goes from specific instances to generalization। डिडक्टिव मेथड हमने क्या किया था, हम एक जनरल लॉ था, जनरल इंफॉर्मेशन थी, जो जनरल लेवल से हम पर्टिकुलर लेवल पे आए थे। बट इंडक्टिव मेथड में क्या है, पर्टिकुलर लेवल से, स्पेसिफिक इंस्टेंसेस से हम जनरलाइजेशन तक पहुंच रहे हैं। तो ये क्या है, ये ऑपोजिट है, ये डिडक्टिव मेथड के ऑपोजिट है। In inductive method, we observe or get information about particular situation, and based on this particular information, we form general statement और theory। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, हमारे पास एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम क्या करते हैं, एक जनरल स्टेटमेंट देते हैं या थ्योरी को हम डिराइव करते हैं, राइट। The inductive method consists of making broad generalizations based on specific observation। तो इंडक्टिव मेथड में क्या है, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन को यूज करके हम ब्रॉड जनरलाइजेशन करते हैं। पहले कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, उसके बेसिस पे हम जनरलाइज करते हैं उस फैक्ट को, उस डेटा को, राइट। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सपोज हम अनियन का केस लेते हैं, और अनियन के केस में हम अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने नेबर्स को या अपने फ्रेंड्स को ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे अनियन की प्राइस पहले 20 रुपीज केजी थी, तो हमने ऑब्जर्व किया अपने फैमिली को कि उन्होंने 5 केजी अनियन खरीदा, और जैसे ही अनियन की प्राइस 20 रुपीज से बढ़कर के 80 रुपीज हो गई, तो उन्होंने अपना डिमांड, अनियन की डिमांड कम करके 5 केजी ना खरीद करके 2 केजी ही खरीदा। फिर हमने अपने नेबर्स को ऑब्जर्व किया, एंड दे आर ऑल्सो बिहेविंग इन द सेम वे कि पहले अनियन का प्राइस 20 रुपीज केजी था, तो उन्होंने 4 या 5 केजी अनियन खरीदा, और जब अनियन का प्राइस बढ़कर 80 रुपीज केजी हो गया, तो उन्होंने 2 केजी अनियन खरीदा। तो हमने इस तरीके से अपनी फैमिली या नेबर्स को ऑब्जर्व किया, हमने एक पैटर्न को ऑब्जर्व किया। सो नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू कंक्लूड कि एज प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड फॉल्स। जैसे प्राइस इंक्रीज हुई किसी भी प्रोडक्ट की, हमारे केस में अनियन को हमने लिया, तो जैसे अनियन के प्राइस इंक्रीज हुई, क्वांटिटी डिमांड अनियन का क्या है, वो फॉल कर गया। तो नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू गिव ए जनरल स्टेटमेंट या थ्योरी। अब हम इस पोजीशन में है, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से हम जनरलाइज कर सकते हैं। इस पोजीशन पे हम कि एक जनरल स्टेटमेंट हम दे सकते हैं कि कैसे प्राइस के इंक्रीज होने से किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है, कीमत के बढ़ने से किसी भी कमोडिटी की, प्राइस के बढ़ने से किसी भी कमोडिटी की डिमांड कम हो जाती है। तो ये क्या है, ये लॉ ऑफ डिमांड है, राइट। ये एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ है। तो डिडक्टिव मेथड में हमारे पास लॉ पहले से था, और हमने उसको पर्टिकुलर कंपनी के केस में हमने उसको वेरीफाई किया। बट इंडक्टिव मेथड में क्या है, हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए, पहले हमने डेटा कलेक्ट किया, उसको ऑब्जर्व किया, उसके बाद हम एक जनरल स्टेटमेंट दे पाए और थ्योरी एस्टेब्लिश कर पाए। तो ये इंडक्टिव मेथड क्या है, इट मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरलाइजेशन। स्पेसिफिक केसेस से ये जनरलाइजेशन की तरफ मूव करती है। तो ये डिडक्टिव मेथड से डिफरेंट है, राइट। क्लियर है।
तो स्टेजेस ऑफ इंडक्टिव मेथड। अब इंडक्टिव मेथड को करने के लिए क्या क्या स्टेजेस होते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं इसमें। तो पहली स्टेज तो सेम है प्रॉब्लम, कि हमारे पास जनरलाइजेशन को अराइव करने के लिए सबसे पहले जो है प्रॉब्लम जो है वो सिलेक्टेड होना चाहिए और वो प्रॉब्लम जो है वो क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए। देन डेटा। देखिए जब हम डिडक्टिव मेथड कर रहे थे तो हमने वहां पे अजम्पशंस बनाए थे, और यहाँ पे क्या है डेटा, यानी कि फैक्ट ले रहे हैं, उसको बाद में हम एनालाइज करेंगे। तो ये डिफरेंस है डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड में। तो डेटा, द सेकेंड स्टेप इज कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। तो इसका सेकेंड स्टेप क्या है, हमने डेटा कलेक्ट किया, फैक्ट कलेक्ट किया, और उसको स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के थ्रू हमने क्या किया, एनालाइज किया, राइट। In observation, data are used to observe the particular fact concerning the problem. फिर उस डेटा को हमने जो पर्टिकुलर फैक्ट्स हैं हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड उसको हमने ऑब्जर्व किया, राइट। नेक्स्ट, हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस आर फॉर्मुलेटेड फॉर प्रिडिक्टिंग द वैल्यूज ऑफ पैरामीटर्स कंसिडर्ड इन द प्रॉब्लम। तो हाइपोथेसिस हमने प्रिडिक्ट किया, जो भी हमने पैरामीटर्स अपनी प्रॉब्लम में लिया उसके बेसिस पर हमने हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट किया, राइट। Then generalization. So in the end, hypothesis is to be verified, and if it is verified against the real world data, then it will generate the generalization from the specific fact. इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने हाइपोथेसिस को रियल वर्ल्ड के डेटा से वेरीफाई करेंगे, और अगर हमारा हाइपोथेसिस हमारे रियल वर्ल्ड के डेटा से वेरीफाई हो जाता है तब हम एक जनरल स्टेटमेंट दे पाएंगे और एक जनरल थ्योरी दे पाएंगे। तो इट मीन्स prediction made by the hypothesis is agreed with the fact, then the generalized result is produced and established as a law or theory. इसका क्या मतलब है कि हाइपोथेसिस के थ्रू हमने जो भी प्रेडिक्शन दिया, जैसे हमने बताया, हमने हाइपोथेसिस फ्रेम किया कि एज प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड फॉल्स, ये हमारा हाइपोथेसिस जो है ये फैक्ट के थ्रू वेरीफाई हो जाएगा। जो हमने डेटा कलेक्ट किया उसके थ्रू जब ये वेरीफाई हो जाएगा तो एक जनरलाइज्ड रिजल्ट हम प्रोड्यूस कर पाएंगे, और उसके बेसिस पर कोई लॉ या थ्योरी हम डेवलप कर पाएंगे। ये है इंडक्टिव मेथड की। इंडक्टिव मेथड कैसे अपोजिट है डिडक्टिव मेथड से। पहले हमने प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया कि किस प्रॉब्लम पे हमें इंक्वायरी करनी है, किस प्रॉब्लम को स्टडी करनी है, उसके बाद हमने डेटा या फैक्ट्स कलेक्ट किया, देन हाइपोथेसिस फ्रेम किए, हाइपोथेसिस को रियल वर्ल्ड के डेटा से वेरीफाई किया। अगर वो वेरीफाई हो जाता है तब हम एक जनरल स्टेटमेंट दे पाते हैं और उसके बेसिस पर हम थ्योरी को डेवलप कर पाते हैं। बट डिडक्टिव मेथड में क्या था, हमारे पास एक जनरल लॉ, एक थ्योरी ऑलरेडी थी, उसको हमने पर्टिकुलर केस में जाकर के वेरीफाई किया था। यहाँ पर अपोजिट है, हमारे पास कोई थ्योरी नहीं है, हमने कुछ एग्जाम्पल से, कुछ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन से एक जनरल स्टेटमेंट को डराइव किया और उसके बेसिस पर हम एक थ्योरी को इस्टेब्लिश कर पाए। तो ये डिफरेंस है डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।